सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और लगातार आप लोगों के सामने मैं सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के ऊपर वीडियो बना करके ला रहा हूं। लगातार ये तीसरी वीडियो है, और इससे पूर्व भी पिछले साल मैंने 20 वीडियो बनाई थी दोस्तों, तो उसका भी अनुश्रवण आप लोग करते रहिएगा। केंद्रीय से शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वीडियो आपको सीटेट के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होगा। विशेषकर उत्तराखंड शिक्षक पात्रता के लिए मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आता हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा अनुरोध रहेगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन जो कि हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पर है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। कक्षा 8 की इतिहास की किताब से ये क्वेश्चन लिया गया है। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। यहाँ पर ऑप्शन है जेम्स रेने, जेम्स मिल, कैप्टन हॉकिंस या रॉबर्ट लिस्टन। तो याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव था जो बंगाल का गवर्नर भी रहा, ठीक है। इसने जेम्स रेनेल, इसका पूरा नाम है जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल को इसने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, और जेम्स रेनेल ने भारत का जो नक्शा तैयार किया था वो 1782 ईस्वी में जाकर के तैयार हुआ था दोस्तों, ठीक है। यद्यपि क्लाइव तो चला गया था इंग्लैंड, लेकिन 1782 ईस्वी में भारत का पहली बार नक्शा तैयार हुआ था। भारत का नक्शा जेम्स रेनेल ने भारत का नक्शा तैयार किया था, ठीक है। यद्यपि आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम भारत का नक्शा किसने बनाया, तो वो एन विले ने बनाया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी, जो यानी कि जब वो ब्रिटिश काल के अंडर में था, ठीक है। तो वो जेम्स रेनेल को सौंपी थी, और उसने 1782 ईस्वी में भारत का नक्शा तैयार करके दिया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, यह कथन है। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, यह किसका कथन है। यहाँ पर ऑप्शन है जेम्स मिल का, लॉर्ड क्लाइव का, जेम्स रेनेल का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही, यानी कि अगर ब्रिटिश शासक करेंगे भारत में तो तभी भारतीय संस्कृति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, यह कथन था जेम्स मिल का। जेम्स मिल एक अंग्रेज इतिहासकार थे जो कि भारत के ऊपर इतिहास लिखना चाहते थे। यद्यपि ये भारत आए नहीं, लेकिन इन्होंने भारत का इतिहास लिख डाला था, और इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था दोस्तों। पहला आपका हिंदू, दूसरा कालखंड था आपका मुस्लिम, और तीसरा कालखंड था आपका अंग्रेज, ठीक है। तो 3 कालखंडों में इन्होंने भारतीय इतिहास को विभाजित किया था। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा, तो वो बांटा था 3 कालखंडों में, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज में बांटा था दोस्तों। तो और इन्हीं का एक कथन है कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो जेम्स मिल का नाम आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। तो ये कब हुई थी, यहाँ पर ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। तो बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया जो कंपनी की स्थापना हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, और वो हुई थी एग्जैक्ट 1600 ईस्वी में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, ठीक है। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर है वॉरेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव या कॉर्नवालिस। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1765 ईस्वी में लगभग बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था, ठीक है। और ये उस समय जो यहाँ पर दोबारा से आ गया था बंगाल का गवर्नर बन के, वो आ गया था आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, जबकि द्वैध शासन को हटाने का काम किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था दोस्तों। वॉरेन हेस्टिंग्स जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर बना, तो उसने द्वैध शासन की समाप्ति
कर दी थी दोस्तों। ठीक है, तो द्वैध शासन की स्थापना करने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव और द्वैध शासन को समाप्त करने वाला था वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर से दोनों जगहों से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाता है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आप बोलेंगे 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अंग्रेज़ों और यहाँ पर भारतीय 3 सेनाएं थी। एक तो बंगाल का जो नवाब था वो था आपका मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, और अवध का जो नवाब था वो था सुजाउदौला, सुजाउदौला, ठीक है, और जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये 3 सेनाओं ने मिलकर के किया था अंग्रेजों के साथ युद्ध और हार गए थे। और इस युद्ध के बाद पूर्ण रूप से जो भारतीय ये कह सकते हैं कि राज्य था वो अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। तो ये कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया था हेक्टर मुनरो, यानी कि कैप्टन हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था मुनरो ने, हेक्टर कैप्टन मुनरो ने। ठीक है, और ये लड़ा था इन 3 सेनाओं के साथ, बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ, अवध के नवाब सुजाउदौला के साथ, और ये कह सकते हैं मुगल बादशाह उस समय शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इस चीज़ को थोड़ा से गंभीरता से ले लीजिएगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था कैप्टन मुनरो ने दोस्तों, और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि हम देख पाए रहे थे दोस्तों कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? यहाँ पर ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ प्रथम, महारानी विक्टोरिया द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय वहाँ की जो महारानी थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम, जिनका कि 1604 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो एलिजाबेथ प्रथम के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पर से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब से मैंने लिए हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर इन क्वेश्चनों के आने की प्रबलता ज़्यादा हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो टीपू सुल्तान है वो हमारे मैसूर राज्य के शासक थे, जो कि कर्नाटक में भी पड़ता है। ठीक है, इसके और कॉर्नवालिस के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, मैसूर की संधि, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मरा की संधि या तंजौर की संधि। तो याद रखेंगे दोस्तों, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में जो संधि हुई थी वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी दोस्तों आपका 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो गया था इसी संधि के बाद। तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि से ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हुआ था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि के बाद खत्म हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में दोस्तों। और कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान आपका हैदर अली का पुत्र था दोस्तों। तो इस पर चर्चा पुरानी वीडियोज़ में भी हो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मनरेटर वास्को डी गामा भारत कब आया था, कब पहुंचा? देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। ठीक है, सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत आने वाला व्यक्ति वास्को डी गामा ही था, जो कि आपका कहाँ का था? पुर्तगाल का था। पुर्तगाली नाविक था ये। ठीक है, तो पुर्तगाली जो ये नाविक वास्को डी गामा, जो कि समुद्री मार्ग से भारत का खोजकर्ता माना जाता है, इसने भारत कब पहुंचा था, यानी कि भारत की खोज कब की थी इसने समुद्री मार्ग से? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1398 ईस्वी में, 1498 में, 1598 ईस्वी में, 1698 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली थी समुद्री मार्ग के द्वारा। और ये कहाँ का निवासी था? पुर्तगाली निवासी था। इस पर आप लोगों को जानकारी रहती है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव स्वयं में एक है, मानव स्वयं में एक है, ऑप्शन है विकास, ह्रास, संसाधन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, मानव स्वयं में एक संसाधन माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि मानव स्वयं में एक संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि मानव उत्पादन और सेवाओं में अपना क्या देता है?
योगदान देता है। उत्पादन और सेवाओं में अपना योगदान के कारण ही मानव स्वयं में एक संसाधन माना जाता है। ठीक है, तो मानव स्वयं में एक क्या है, संसाधन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो समानता का के जो सिद्धांत है 12 से 35 तक दोस्तों। ठीक है, तो समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? यहाँ पर है छुआछूत, शिक्षा से वंचित करना, बेगारी या आर्थिक शोषण। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए आर्टिकल जो 17 है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत दोस्तों, ठीक है, किया गया है अनुच्छेद 17 में। यानी कि अस्पृश्यता का है मतलब ही अनटचेबिलिटी, यानी कि जिसको कि छुआछूत बोलते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में छुआछूत को लाता है तो वो दंडनीय अपराध घोषित होगा। ठीक है, तो छुआछूत को नहीं ला सकते हैं, तो छुआछूत को अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क यहाँ पर है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जी मावलंकर या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो बिस्मार्क कहा जाता है दोस्तों, वो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार के नाम से भी जाना जाता है, और बिस्मार्क कहा जाता है भारत का बिस्मार्क, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था और यहाँ पर बहुत सारी रियासतें थी, तो उन रियासतों का एकीकरण करने में वल्लभ भाई पटेल ने अहम योगदान दिया था। इसीलिए भारतीय रियासतों को भारत में मिलाने के लिए वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहा, इसी वजह से वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है दोस्तों। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? यानी कि भाषण देने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है मूल नागरिकों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे? ठीक है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 85। पिछले बार के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे दोस्तों। तो यह है दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 में। ठीक है, अनुच्छेद 51 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, और नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखें, और उसी में ये बात भी कही गई है कि वह भारत की नागरिकों के जो कर्तव्य होंगे कि वो भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की भी रक्षा करेंगे अनुच्छेद 51 के तहत दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी अपने माइंड में रख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस, यहाँ पर कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है। एक आता है तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों, तंबाकू निषेध। ठीक है, तो तंबाकू निषेध दिवस जो होता है वो मनाया जाता है आपका 31 मई को। 31 मई को नो टैबेको डे मनाया जाता है दोस्तों। तो कई बार लोग इसको नशा मुक्ति दिवस के रूप में भी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो नशा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो अब मनाया जाता है आपका 26 जून को। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 26 जून को, और तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है वो 31 मई को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग डायरेक्टली अपने माइंड में रख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा आपका 26 जून, और तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाल विवाह अधिनियम कब बना? ठीक है, तो बाल विवाह अधिनियम कब बना? यहाँ पर ऑप्शन है 1806 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, जो ये बाल विवाह अधिनियम था ये 1929 का शारदा अधिनियम से लिया गया दोस्तों। ठीक है, और इसमें चेंजेस किए गए, और 2006 ईस्वी में बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया था। यानी कि बाल विवाह अधिनियम कब बना? 2006 ईस्वी में। और ये किससे लिया गया था? 1929 के शारदा
शारदा अधिनियम से, ठीक है, शारदा अधिनियम से लिया गया था बाल विवाह अधिनियम, ठीक है। तो बाल विवाह अधिनियम 2006 ईस्वी का है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन कब लागू हुआ? तो बाल श्रम अधिनियम यहाँ पर है ऑप्शन 1952 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 2014 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। तो बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन लागू हुआ था आपका 1986 ईस्वी में दोस्तों, 1986 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसमें ये बात कही गई थी कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको कहीं भी कार्य करने के लिए, जो जैसे कारखानों में या फिर जोखिम भरे स्थानों में कार्य करने के लिए निषेध किया जाता है बच्चों को, ठीक है। तो बाल श्रम अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? अब सर्व शिक्षा की जगह पर समग्र शिक्षा हो चुका है दोस्तों, ठीक है, समग्र शिक्षा। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान का भी अपने आप में महत्व है। तो सर्व शिक्षा आपका कब शुरू हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन है 2000, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है दोस्तों, यद्यपि ये लागू 2002 में हुआ था, ठीक है, लागू 2002 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान 2000 से ही इसकी परिकल्पना की गई, 2001 माना जाता है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? तो 2001 में से शुरू हुआ था। अब इसका नाम परिवर्तन करके समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये आने लग गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? नरेंद्र मोदी जी का एक ये योजना है स्वच्छ भारत अभियान। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है उत्तराखंड टीईटी के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर है 15 अगस्त 2015, 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2014 और 15 अगस्त 2017। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू की गई है। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है, इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि 1914 में गांधी जी वतन लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए 2014 में 100 साल पूरे होने पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी उनके जन्म दिवस पर, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? यहाँ पर है अटल आवास योजना, महात्मा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं दोस्तों। इंदिरा आवास योजना आपको पता होना चाहिए 1985 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार ने शुरू की थी, ठीक है, जिसमें कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आवास देने की बात की गई थी। इसको परिवर्तन करके 2015 ईस्वी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया और इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों। तो इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। और इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी ज़रूरतमंदों को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, यद्यपि लक्ष्य पूरा तो नहीं हो पाया है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है इंदिरा आवास योजना का नाम। ये भी पूछ लिया जाएगा कि इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुई थी? तो 1985 में शुरू हुई थी राजीव गांधी के टाइम पे, और 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? चलवासी यानी कि घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि झूम खेती आपने सुना होगा दोस्तों भारतीय। तो चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? गहन निर्वाह खेती, आदिम निर्वाह कृषि, या बागी कृषि, या इनमें से कोई। तो जो चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। ये जनजातियों प्रकार की कृषि होती है, तो आदिम निर्वाह कृषि करते हैं ये, ठीक है, अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? तो आप कहेंगे आदिम निर्वाह कृषि की भांति करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान या भारत। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन है भारत, चीन, ब्रिटेन या यूएसए। तो कई लोग ये मान के चलते हैं कि भारत में चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है, तो चाय की शुरुआत भी भारत से ही हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। चाय की सबसे पहले शुरुआत हुई थी चीन से दोस्तों। कहाँ से हुई थी? चीन से। वहाँ के कोई राजा थे
चुंगसेंग करके वो एक बार कहा जाता है कि अपने बगीचे में बैठे थे और गर्म पानी पी रहे थे, तो एकदम से एक पत्ती टूट करके हवा में उड़ करके उनके गिलास में गिरी, तो उसने कलर दे दिया और उसके बाद उनको वो कलर भी पसंद आया था और उसका स्वाद भी पसंद आया था। तो चीन से मानी जाती है इसकी शुरुआत है दोस्तों। तो चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन से, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, समोच्च रेखा जुताई कहाँ होती है? तो समोच्च रेखा जुताई कहाँ होती है? यहाँ पर है पर्वतीय ढलान में, मैदानी भाग में, नदी घाटी में, डेल्टा में। तो जो ये ढलान होती हैं दोस्तों, जो पर्वतीय ढलान होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादातर देखी जाती है समोच्च रेखा जुताई। ठीक है, तो पर्वतीय ढलान जहाँ पाए जाएंगे वहाँ समोच्च रेखा जुताई होती है दोस्तों। ये एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे दोस्तों आपके सामने। ठीक है, तो समोच्च रेखा जुताई पर्वतीय ढलानों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? यहाँ पर है विधायक, अध्यक्ष, तानाशाही या सैनिक। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपने कई बार सुनते होंगे कि वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ आए हैं, तो वो एक अध्यक्ष के तौर पे आते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो शासन प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अध्यक्षात्मक है, यहाँ पर लोकतंत्रात्मक प्रकार की है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका कैसी शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन है ज्योतिराव फूले, हरिदास ठाकुर, एकनाथी सावित्रीबाई फूले। तो याद रखेंगे दोस्तों, 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी दोस्तों। ज्योतिबा राव फूले, याद रखेंगे, ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी 1870 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्योतिबा राव फूले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? आपको पता है सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिबा राव फूले थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, तो किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो वर्ण व्यवस्था, गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो ज्योतिबा राव फूले ने जो प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी वो था आपका गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो आप कहेंगे ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिराव फूले या ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी दोस्तों। सर सैयद अहमद खान ने की थी 1875 ईस्वी से 77 के बीच में। ठीक है, और जिसका नाम बाद में बदल करके मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया था और सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो सती प्रथा का जो सबसे पहला प्रमाण जो हमारे देश में मिला वो कहाँ मिला, किस अभिलेख में मिलता है? यहाँ पर है अन्य अभिलेख, अहमदनगर, रांची अभिलेख या एरन अभिलेख। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एरन अभिलेख है जो ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड था। ठीक है, और ये एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी में है ये, और इसी में सती प्रथा के प्रथम प्रमाण की व्याख्या हुई है। एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिला है दोस्तों। ठीक है, तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड गुप्त वंश का एक अभिलेख था ये एरन अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है दोस्तों। तो एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा के प्रथम प्रमाण मिलते थे। सती प्रथा आप जानते हैं कि पति की मृत्यु होने पर पत्नी को भी जलती हुई आग की चिता में जला दिया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो इसका प्रमाण मिला है एरन अभिलेख में दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? यहाँ पर है 1847 ईस्वी में, 1857 में, 1856 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? याद रखेंगे दोस्तों, 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। 1856 में पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कानून था दोस्तों, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो डलहौजी ने किया था। डलहौजी ने, ठीक है, डलहौजी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था
और पारित इसको कराया था कैनिंग ने, ठीक है, क्योंकि उस समय डलहौजी को जाना पड़ा और कैनिंग यहाँ पर नए गवर्नर बन के आए थे, ठीक है। तो डलहौजी ने हिंदू पुनर्विवाह कानून बनाया था और उसको पारित करने का काम कैनिंग ने किया था, जो कि 1856 ईस्वी में पारित हुआ दोस्तों। और इसमें भारतीय ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था, वो समर्थक थे हिंदू विधवा पुनर्विवाह का, ठीक है। तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? यहाँ पर है बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना क्या है, उच्च न्यायालय है। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1772 सॉरी, इसके तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो जो 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे कलकत्ता में क्या बनाया गया था, एक उच्च न्यायालय बनाया गया था, जो कि सबसे पुराना भी था दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने में लेकर के आया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, आप इन पर गौर जरूर करेंगे और परीक्षाओं में आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तीसरी वीडियो है, इसका मतलब यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन तो लगभग बन चुके हैं इन 3 वीडियो से दोस्तों। तो आप लोग गहनता के साथ वीडियोज़ को देखिएगा और जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा से कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद,